बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और हंगामा खेज दिन। रोज़ाना पाकिस्तान की सियासत में कोई ना कोई इर्तियाश बरपा होता है। आज एक अजब काम हुआ। फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के लोगों ने छोड़ना शुरू की पार्टी, सबसे पहली जो एक बड़ी डिसएसोसिएशन हुई थी वो मौलवी, बल्कि सबसे पहली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहला जिसने डिसएसोसिएट किया था अपने आपको, ये कराची से मैंने मौलवी महमूद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। पहला आदमी शीरी मदारी साहब ने उनके बाद छोड़ी। फिर सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट जो अनाउंसमेंट फवाद चौधरी साहब ने कहा शीरी साहबा के बाद, उन्होंने कहा सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। इमरान इस्माइल गवर्नर ने कहा मैं छोड़ रहा हूँ। आज ये तीनों रहनुमा बरामद हुए अडियाला जेल के बाहर। अडियाला के बाहर क्यों? अंदर कुरैशी साहब कैद हैं, उनकी कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। बाहर अगर फवाद चौधरी साहब ने नाम गिनवाए पीटीआई के लोगों के, असद उमर, फर्रुख हबीब, असद कैसर, फलां फलां, पूरी फहरिस्त गिनवा दी। इन सब से हमारी बात हुई है और पीडीएम को ऐसा तो रास्ता नहीं दिया जा सकता सियासत करने का। जरदारी और नवाज शरीफ के आसरे पर तो नहीं छोड़ा जा सकता मुल्क को। कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब हम पैदा हुआ कि ये क्या है, मतलब क्या इमरान खान, यानी ये लोग पीटीआई में वापसी का कोई सिलसिला बना रहे हैं? ये इमरान खान साहब ने इनको भेजा है कि ठीक है ऑफिशियली आप पीटीआई में नहीं है लेकिन आप कोशिश कीजिए पार्टी को मुज्तमा करने की, या कुछ और? ये हुआ क्या है? खुलासा कलाम ये है, जो फिर सारी मालूमात वगैरह इकट्ठा करने के बाद हमें जो मालूम हुआ वो ये कि मुलाकात जो शाहमूद कुरैशी साहब से भी इनका, उसका महवर ये था कि भाई इस वक्त क्लूलेस सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे मामला क्या है। कितने कारकुनान कैद में हैं, खान साहब का तो मामला अभी है नहीं कुछ मंजरनामे में। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप कुछ हिलजुल कीजिए, कुछ लायामल बनाए तो पता चले कि जो कारकुनान अंदर वो कैसे बाहर आना है, सब मामला चलना कैसे। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये एक एफर्ट हो रही है कि जिसमें तहरीक इंसाफ का सेटअप यही रहे, इसमें कारकुनान यानी रहनुमा भी यही रहे और इमरान खान साहब ना हो इस मंजरनामे में, इसको कुरैशी साहब लीड कर लें और बाकी सारा सिलसिला यूँ चलता है। ये एफर्ट ये थी। आगे जाके मैच्योर होती है एफर्ट या नहीं, देखना हो। कुरैशी साहब ने आज की हद तक इस मुलाकात में कोई दो टोक जवाब नहीं दिया इस हवाले से, ये मैं आपको कंफर्म करते हैं हम आपको। और इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया पीटीआई के। असद कैसर साहब ने कहा मेरी कोई बात नहीं हुई फवाद चौधरी साहब से, फरीद खट्टर साहब ने कहा मेरी कोई बात नहीं हुई, हमाद अजहर साहब, आतिफ खान साहब, इन सबों ने इशारतन नाम लिए बगैर फवाद साहब का ये इशारा दिया कि भाई हम इमरान खान साहब के साथ करें। फर्रुख हबीब ने कहा सारी सियासत इमरान खान के साथ ही होगी। तो ये भी सूरत हाल है, एक दिलचस्प मंजरनामा बन रहा है। दूसरी डेवलपमेंट आज ये हुई कि वज़ीर आज़म के जो मुआविन खुसूसी स्पेशल एडवाइज़र एंड अकाउंटेबिलिटी जनाब इरफान कादिर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से बात की। अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से बात की। अलकादिर ट्रस्ट अहम तरीन केस है, चूँकि यही वो केस है कि जिसमें इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हुए, फिर उनकी रिहाई हो गई। इस केस में मुख्तलिफ वज़रा को बुलाया जा रहा है। आज भी कुछ वज़रा पेश हुए हैं। ज़रा हम कुछ कानूनी हवालों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल एडवाइज़र से बात करते हैं, जनाब इरफान कादिर साहब से। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इरफान साहब, पहले तो अगर ये बता सकें, आज आपने अपनी मैंने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आपने मुख्तलिफ माजी करीब के जो केसेस थे कि जिसमें अदालती अहकामात के नतीजे में वज़ीर आज़म घर गए, आपने उनके हवाले दिए। बड़े आसान अल्फाज में आपने वो केसेस बताए भी कि क्या थे, और आर्ग्यूमेंट ये बिल्ड करने की कोशिश की कि ये कोई अच्छी रीत नहीं है कि अदालतें वज़ीर आज़म को घर भेजें। वज़ीर आज़म को घर भेजती हैं पार्लियामान अदम एतमाद के ज़रिए। तो अगर इमरान खान साहब को भी कोई अदालत घर भेजती है तो आपके ख्याल में वो भी एक उन्हीं बकौल आपके बुरी रिवायात का तसलसल होगा जो कि नहीं होना चाहिए, या नहीं खान साहब को नायल होना चाहिए अदालतों के जरिए, वो अच्छा होगा? नहीं, खान साहब को तो अदालत के जरिए घर नहीं गए, वो तो अदम एतमाद के जरिए घर गए हैं, वो तो पार्लियामान के जरिए घर गए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ नाअहल, वो तो घर तो चले गए ना। अगर उनको कोई अदालत नाअहल करार देती है तो ये अच्छी रिवायत होगी या ऐसा नहीं होना चाहिए? ये मैं समझता हूँ कि जो पिछले गलत फैसले हैं अगर उनको रिविजिट कर दें तो खान साहब बच जाएंगे, अगर उनको रिविजिट ना किया तो खान साहब भी नहीं बचेंगे। इसकी जरा मजीद वजाहत कर दें। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पैमाना अगर वही इस्तेमाल होता रहा जो नवाज शरीफ साहब और दीगर के लिए हुआ तो उस पैमाने के तहत तो खान साहब वो पैमाना जो है वो इमरान खान साहब पे भी चल जाएगा। तो ये इरफान साहब देखिए, मतलब अदालतें तो आइन कानून के मुताबिक फैसला करने की पाबंद है ना, तो या तो मेरिट पे खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं या मेरिट पे नहीं होते। ये क्या कि या तो उनको भी वापस अहल करो तो इसको बचाओ, या उनको नायल किया तो इसको भी करो। देखिए, अदालतें जो है ये जिन फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ जी, ये आइन और कानून के मुताबिक माजी में उन्होंने फैसले नहीं किए। ये जो वज़ीर आज़म को जो नाअहल करके, बल्कि ताहयात नाअहली जो मियाँ साहब की है वो आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल नहीं की। और ये मकाफात अमल है कि वो एक गैर आइनी तरीके से उनको निकाला गया, तो वही तरीका अगर खान साहब के केस में बरता गया तो ये भी उसी तरह नाअहल हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाई उनको भी गैर आइनी तरीके से निकाला था पिछलों को, और जब उनको निकाला था तो फिर इनको भी निकालो, बेशक गैर आइनी है।
ऑब्वियसली जब आप इजाजत देंगे अदालतों को कि वो इस तरह से फैसले करने शुरू कर दें, कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि अदालतें जो है वो लोगों को नाअहल कर सकती हैं, पार्लियामेंटेरियंस को या वज़ीर आज़म को? कहीं नहीं लिखा हुआ आइन में। एक इनडायरेक्ट रीजनिंग की, बिल्कुल गलत, और उसके तहत उन्होंने किया। अब अगर वही जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं जो खान साहब जिसकी तारीफ करते थे, तो अब वो मकाफात अमल होगा कि इन पे भी फिर वही लागू हो जाएगा। अच्छा सर, अब आज आपने अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से भी बात की, तो आप ये बताइए कि मैं समझने के लिए एक बात पूछ रहा हूँ कि ये पैसा आपके आर्गुमेंट के मुताबिक, ज़ाहिर नैब भी ये कह रहा है कि भाई अवाम पाकिस्तान का पैसा था, रियासत पाकिस्तान यानी अवाम पाकिस्तान, यानी कि स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। तो क्या आज नैब अगर इस रकम को कौमी ख़जाने के हवाले करना चाहे तो क्या नैब सिंपली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखकर ये काम कर सकता है कि सर जी ये गलत ट्रांजैक्शन हुई थी, ये अवाम पाकिस्तान का पैसा था, आप 60 अरब रुपया उनसे अलग वसूल करें और ये पैसे जो हमें वापस करें? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि भाई बड़ा सिंपल है, अगर ये पैसे पाकिस्तान के अवाम के हैं, नैब वापस ले रहे सुप्रीम कोर्ट को लेके, मसला क्या है? हाँ, ये ऑप्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए सुओ मोटो नोटिस लेके स्टेट बैंक के अकाउंट में डाल दे। सुओ मोटो नोटिस लेते नहीं है ये इतने सारे केसों में। ये तो अब अगर उनको उस वक्त नहीं भी पता चला, थोड़ी देर के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें, तो आज आपके प्रोग्राम की वसातत से और इससे पहले तलत हुसैन साहब मेरे साथ थे एक प्रोग्राम में, तो यही बात हो रही थी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया ना कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, पार्टी का या पर्सन का नहीं है। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो ले कि भाई ये पैसे अवाम के थे, हमारे अकाउंट में कहाँ से आ गए, हमें जो आपने देने थे भाईजान वो अलग से पे करें, इसको उसमें एडजस्ट ना करें, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मुतालबा है, सही। अच्छा सर, ये एक दो और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कानूनी निकात पे बता दें कि ये जो बिल आया जिस पर सदर पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए, तो अब इसके तहत क्या है? इसके तहत नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब फ़ायदा उठा सकते हैं, या जो वज़ीर कानून ने कहा कि भाई ये दोनों तो नज़र सानी में अपना इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अगरचे अब नई कानून साजी ने ये अलाउ किया है कि 184(3) के तहत भी फैसलों पर आप नज़र सानी में जा सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब तो ऑलरेडी अपनी नज़र सानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए इनको कम अज़ कम इस हद तक इस कानून का फ़ायदा नहीं हो सकता। इज इट ट्रू? यू एग्री? देखें, दो कानून आए हैं। हाँ, एक कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ 2023 और दूसरा है रिव्यू का जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट ऑफ 2023। हाँ। तो जो पहला एक्ट है जिसको कि उन्होंने फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है और गलत सस्पेंड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके तहत अपील प्रोवाइड कर दी गई है तमाम उन लोगों को जिनके खिलाफ 184(3) के फैसले हुए हैं जी। तो मियाँ साहब जो थे वो नाअहल हुए थे पनामा केस के तहत जो कि 184(3) में था। यस। तो वहां पे तो उनको अपील का हक है। अब जो दूसरा जो कानून आया है, ये रिव्यू का जो कानून आया है नया, उसमें उन्होंने कहा कि अब जो रिव्यू होगा वो अपील के बराबर होगा। अच्छा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है तो इसमें आपको इंटरप्ट कर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में वापस। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ताज़ा तरीन पेशरफ जब से कुछ मिनट पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आए, टेलीविज़न पर नमूदार हुए और अच्छी खबर सुनाई। मतलब ये तो इन हालात में तो ये खबरें बहुत ही अच्छी लगती हैं। डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी हो गई है, पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी हो गई। उन्होंने कहा 8 रुपये कमी हो गई पेट्रोल की कीमत में, और इससे पहले 12 रुपये की हुई थी, तो कहते हैं जनाब पिछले कुछ अरसे में 20 रुपये की कमी हो गई। तो हम ज़रा इसी ताज़ा तरीन पेशरफ पे पहले क्विक हम एनालिसिस लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत हमारे साथ हैं, और फिर PML नून के सीनियर रहनुमा जनाब जावेद लतीफ़ साहब होंगे हमारे साथ। उनसे सियासी माहौल में मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है वो उनसे पूछेंगे। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ज़रा समझाएं एक ऐसे माहौल में जब बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस तो बहुत ही श्रिंक हुई है, पैसे ही नहीं है, जहाँ से मुमकिन है वो पैसे बचा रहे हैं, जो कि IMF के बयानात, नेथन पोर्टर के और वो सारा सिलसिला। तो ऐसे में अगर ये अनाउंसमेंट हुई है जो कि अभी मैंने आपके सामने रिपीट की और वज़ीर ख़ज़ाना ने अनाउंस की 5 मिनट पहले, तो ये आलमी मंडी में कोई बहुत कमी हुई है जिसका ये असर पास ऑन किया है, या आपको इसकी कोई सियासी वजह लगती है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट को हर वो इक़दाम करना है जिससे उनको लगे कि ज़रा सी मकबूलियत को सहारा मिल सकता है? एज एन इकोनॉमिस्ट आप ज़रा डिस्पैशनेटली देख सकते हैं इसको, तो आपको क्या समझ में आता है? वेल नदीम, इसके 3 एंगल्स हैं। अच्छा। एक तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि इस वक्त जो है वो काफ़ी सेंसिटिव सूरत हाल है पॉलिटिकली, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिटिकली
जो है जहां पे भी रूम निकल सकेगा वो कर रही है, नंबर 1। सेकेंडली आपका जो पॉइंट है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं जो हमने पास ऑन की है, नहीं आई। देखिए उसमें हुआ ये है कि डीजल और पेट्रोल जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होती है ना, एक तो क्रूड ऑयल होता है कि क्रूड ट्रेड कर रहा है $70 पे, $75 पे, उसमें $2-4 की कमी हुई है। बट जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि पेट्रोल और डीजल की इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे डेफिनेटली आई हैं। अब ये हो गई आपके वो फैक्ट्स हो गए कि जी प्राइसेस तो नीचे आई हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि रुपी जो है, पाक रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, और वो तकरीबन कोई अगर आप पिछले 15 दिन का लगाएं तो 4-5 रुपए का उसने वेरिएशन दिखाई है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आती हैं और रुपी हमारा नीचे चला जाता है तो वो ऑफसेट हो जाता है इम्पैक्ट काफी हद तक। बिल्कुल। तो ये डिक्लाइन 8 रुपए का मेरे हिसाब से नहीं बनता, 3-4 रुपए का या 5 रुपए का डिक्लाइन बनता था। बट पॉइंट इसमें क्या है, चौथा एस्पेक्ट वसीम, वो ये कि आईएमएफ के हम प्रोग्राम के साथ चलने वाले हैं। हम आईएमएफ हमें कहता है कि आप अपने रेवेन्यूज को पूरा करें, सब्सिडी तो खैर ये नहीं है, लेकिन पास ऑन अभी ना करें ताकि आपके टैक्सेस भी पूरे हो जाएं और आपकी जो इम्पोर्ट बिल है ना, जो आप प्राइस नीचे करते हैं तो पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ जाती है तो इम्पोर्ट बिल पे वो स्ट्रेन डालती है, प्रेशर डालती है, वो ना हो। तो आईएमएफ जो है मुझे लगता है ये मुश्किल होता जाएगा अगर हम इस तरह की चीज करेंगे, पॉपुलर डिसीजन लेंगे तो फिर यानी इन हालात में जब ये गैस करना कोई मुश्किल नहीं है कि आईएमएफ इस फैसले का कोई अच्छा नहीं माना, फिर भी ये फैसला करना आपको एज एन इकोनॉमिस्ट आपको हैरान करती है बात? जी बिल्कुल, टू एन एक्सटेंट करती है, क्योंकि देखें इस वक्त हमारा आईएमएफ के अलावा गुजारा नहीं हो सकता। हम ये कहेंगे ना अगर के 3-4 महीने हम गुजार लेंगे तो दैट्स फाइन, बट आपको 3-4 महीने नहीं गुजारने हैं, आपके कंट्री को रहना है, हमेशा के लिए रहना है, और अगले 2 साल बहुत टफ है। इनफैक्ट अगले 6 महीने बहुत टफ है, क्योंकि आपका जो डेट है जो आपने रीपे करना है, जो जुलाई से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा, वो वहां से लेकर यानी कि इस जुलाई, जो आज जुलाई आ रहा है और अगले जून तक आपको $25 अरब भी देने हैं और $6-7 बिलियन मजीद चाहिए आपको इकोनॉमी रन करने के लिए, इंपोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए, एसेंशियल इंपोर्ट्स को भी। तो पॉइंट मेरा ये है कि जहां आपको $30-35 अरब चाहिए, वहां आपके पास सिर्फ $5 अरब भी नहीं है रिजर्व्स के अंदर। तो आईएमएफ के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स ये आपको मुंह नहीं लगाएंगे जब तक आप आईएमएफ के साथ जो है सही नहीं चलेंगे, और आईएमएफ आपसे सब शराइत मनवाएगा और उसके लिए वो कहता है आप अपने डॉलर्स अरेंज भी करें, प्लस अपनी इंपोर्ट्स को खोलें और रुपी को इंपोर्ट्स के हिसाब से जो है एडजस्ट होने दें मार्केट में, रादर देन आप खुद उसमें इंटरवीन करके। तो खुर्रम साहब, अब ये आज अभी 31 हो गई है, कब से कुछ देर बाद पहली हो जाएगी, तो 9 दिन बाद है बजट। तो आपके ख्याल में यही डिलेमा गवर्नमेंट को बजट की मंजूरी में भी होगा ना कि एक तो ये इलेक्शन ईयर का बजट है जिसमें गवर्नमेंट्स आमतौर पर ये करती हैं कि बेशक इकोनॉमी के लिहाज से बहुत अच्छे फैसले ना भी हो तो पॉपुलर फैसले करो ताकि उसका सियासी फायदा हो, और दूसरी तरफ आईएमएफ सर पे खड़ा है जिससे आप अभी लड़ रहे हैं कि 30 जून को प्रोग्राम जो खत्म हो रहा है उसके पैसे भी दें, और सबको पता है कि अगले नए प्रोग्राम के लिए भी नेगोशिएट करना है, तो वो तो कहेगा यहाँ से भी काटो, यहाँ से भी काटो, ये सब्सिडी भी ना दो, पीएचडीबी भी कम करो। तो ये जो डिलेमा गवर्नमेंट को होगा ना 9 दिन बाद, तो इसके नतीजे में कैसा बजट आएगा आपके ख्याल में, आईएमएफ वाला या अवाम दोस्त इन्वर्टेड कॉमर्स में? 100% मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये जो बजट होगा ये टफ बजट होगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है वसीम कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ कॉल है। कोई भी गवर्नमेंट होती है ना इस पॉइंट पे जहां पे 2-3 महीने में इलेक्शंस जो है होने हैं, जनरल इलेक्शंस ये प्लान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल इलेक्शंस अगर होते हैं तो उससे पहले जो बजट होता है ज्यादातर गवर्नमेंट जो है पॉपुलिस्ट बजट देती है जिसमें बहुत कम टैक्सेस होते हैं, बहुत ज्यादा सब्सिडीज होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिले और अवाम उसके नतीजे में आपको वोट दे सके। सही है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये कोशिश जरूर करेगी कि ये वोट ड्रिवन बजट हो, लेकिन प्रॉब्लम वही आप वाली बात कि आईएमएफ भी सर पे खड़ा है, तो ये बहुत बड़ी टफ कॉल होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा 2-3 चीजें अगर गवर्नमेंट करे, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे और टैक्सेस जो है रिटेल, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इन पे लगाए, रादर देन ये कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे लगाए, वहां से भी जनरेट कर सकते हैं टैक्सेस को। एट द सेम टाइम अपने सारे बजट को जो है 20-30% काटे जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, फिर आपका बजट भी ठीक होगा, आप रिलीफ भी थोड़ा सा दे सकते हैं, एक बैलेंसिंग बजट हो सकता है और आईएमएफ भी आपके साथ ऑन बोर्ड आ सकता है। कैच 22 है, आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम हमारे साथ थे, अभी साहब सामने अनाउंसमेंट किया, उसका हमने कहा पस मंजर दर आपके सामने रखें कि क्या होता है मईशत, और मईशत दोबारा छलांग लगा के जाते हैं सियासत की तरफ। चूँकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, वाइस प्रेसिडेंट है PMLN फेडरल मिनिस्टर जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब वक्त देने का। सबसे पहले जावेद साहब यहीं से अगर मैं आगाज़ करूँ, चूँकि ज़ाहिर है कि सारे का सारा जो मुअम्मा खड़ा है ये शुरू तो इलेक्शन से ही हुआ ना, खान साहब की गवर्नमेंट गई, उन्होंने कहा इलेक्शन कराओ, आपने कहा नहीं कराएंगे, आगे बढ़ता है कि वो। अभी मुझे बताइए आज जब अब ये जून का महीना अब शुरू हो गया है तो PML नून का ये ऑफिशियल मौके पर यही है ना कि भाई मिड अगस्त में 12-13 अगस्त जो भी है उसमें असेंबली की मुद्दत तो वैसे ही ख़त्म होनी है,
तो वो ख़त्म हो जाएगी। हम किसी आइन के किसी आर्टिकल का सहारा लेते हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी को बुनियाद बना के पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाएंगे नहीं 6, 8, 10 महीने, जो कि हम पहले सुन रहे थे। ये नहीं होगा। अगस्त के वस्त में होगी असम्बली तहलील और उसके 60 से 90 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएंगे। पहले तो बता दें ये ऐसा ही है, ये मैंने सही मंजर कशी की है? नहीं, मंजर कशी तो आप करने में माहिर हैं मगर जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। उससे मैं इत्फाक नहीं कर रहा। अच्छा, वो इस तरह है यार, एक तो मेरी आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है, ज़रा कोशिश करें, मैं बात नहीं कर पा रहा इसको हम ज़रा। हाँ अच्छा, इसमें मैं गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर दूं, हाँ। कि यार जो आप मंजर कशी कर रहे हैं ना, उसमें पहला पोर्शन निकाल दें। हाँ। जो आप कह रहे हैं कि आपका मकसद तो था या किसी का मकसद तो था इंतखाबात, यकीनन इंतखाबात उस वक्त हम भी कहते थे, जो मुतालबा करने वाले थे वो भी इलेक्शन का ही मुतालबा करते थे, मगर जो इशू था वो ये था कि आप वक्त पूरे पे इलेक्शन होने दें और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन इंतखाबात हों जो माजी में होते आए हैं। अब आप देखें कि जो क्या सराइयाँ थीं कि शायद कुछ 6 माह साल जो है वो यही असम्बली जो है इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए, कतन उस वक्त भी हमारा इरादा नहीं था, आज भी नहीं है। अच्छा, हम उस वक्त भी इलेक्शन चाहते थे वक्त पे, आज भी वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं, मगर जिसको बुनियाद बना के अगर कोई ये बात करता है कि हम शायद आज कोई कंफर्टेबल जोन में है, तो आज हम दुखी ज़रूर हैं पहले से। पहले सिर्फ ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, आज हम लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि देखें जो पाकिस्तान के मियां साहब यही रुक के पहले बताया ना, लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बड़ी बात की है, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, अब आपको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है सर, जिसका आप तकरार के साथ मुतालबा करते हैं? मिल गई है फाइनली? कतन नहीं, अभी भी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो तो आप कहेंगे हाँ जी अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? मैं अर्ज करता हूं जी, देखें, अगर आप एपीएस स्कूल पे हमला करने वालों को मास्टरमाइंड तक आप उनका पीछा करते हैं कि रियासत से बाहर, रियासत की सरहदों से बाहर भी मास्टरमाइंड जो बैठे थे, आप उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक चैन में नहीं आए और ना होना चाहिए था, और हमें इस बात पे फख्र है। मगर मुझे ये बताए कोई कि क्या उससे ये छोटा हमला था 9 और 10 मई का, उससे बड़ा वाकया था? ठीक है, उससे बड़ा वाकया अगर है तो आप मास्टरमाइंड को पाकिस्तान के बाहर भी जाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाते हो, मगर पाकिस्तान के अंदर जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ है आप इसको छोड़ दोगे? तो वो तो अदालतों में मामला चल रहे हैं ना, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जेआईटी बुला रही है, मुकदमात हो रहे हैं 9 मई के हवाले से, अलकादिर वगैरह तो उसके अलावा है। अब मेरी अर्ज सुन लें वसीम साहब, जो आपके जज्बात हैं बतौर सियासी कारकुन के, नॉर्मल हालात हों तो मेरे भी वही जज्बात होंगे। अच्छा, मगर ये नॉर्मल हालात भाईजान नहीं है। अच्छा, वो ये हैं कि आप देखें कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें अगर पाकिस्तान के अंदर मदाखलत करें या वार करें तो वो किन जगहों पे करेंगी? यकीनन यही जगह होंगी। तो मुझे ये कोई बताए कि पाकिस्तान के अंदर से, और इससे पहले भी जब पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी हुई या होती आई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर से क्या वो सहूलतकारी उनको मैसर नहीं थी उन मुजरमों को? यकीनन थी, और तभी ये वारदात होती है। और सहूलतकारों को भी आप पकड़ते हैं और यकीनन पकड़ा जाना चाहिए। दुनिया में कहीं दहशतगर्दी होती है, सहूलतकारों समेत मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है, मगर क्या मेरा पाकिस्तान इतना गया गुजरा है कि मैं अपने मुल्क के अंदर हमलावरों को छोड़ दूं किसी के दबाव में, आलमी कुव्वतों के दबाव में? और क्या आलमी कुव्वतों के दबाव में जो कहती हैं कुव्वतें कि जनाब जो है इंसानी हमदर्दी के तहत हम जो हैं ये आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानी हमदर्दी इमरान खान से किसी को नहीं है। असल हमदर्दी जो है उनको अपनी मौक़िफ़ से है, असल उनका मकसद है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। जब तक इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से फैसला नहीं हो जाता, सज़ा नहीं हो जाती, तब तक आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी? ये एक नुक्ता है। दूसरा
मेरा नहीं है ये लेवल। एक सेकंड वसीम, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये रियासत की अभी बात कर रहा हूं। ये पहला पोर्शन आपकी गुफ्तगू का मैंने अर्ज किया आपकी दूसरा खिदमत बताइए, में ठीक हो गया कि ये रियासत का इशू है, ये मेरा इशू नहीं है। मेरी ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप 2017 के किरदारों को बेनकाब करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जिन्होंने पाकिस्तान को डुबोने में, इस हालत तक पहुंचाने में रोल अदा किया। मुझे इंसाफ मिल जाएगा। उन किरदारों के नाम क्या हैं? यकीनन आपको पता है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। जनरल फैज, जनरल बाजवा, साकब निसार, आसफ सईद खोसा, इमरान खान, ये किरदार हैं। आज उनकी बाकियात काम कर रही है। लेकिन अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना मियां साहब कि ये है लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे और जब तक ये पूरे नहीं होते तब तक इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो हो रहा है ना अक्टूबर नवंबर में। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, ये जब हम कहते हैं ना कि देखें जी वो तो एक हो गया वाकया, अब आगे बढ़ें। भाई मुझे ये बात सुनते सुनते 75 साल हो गए हैं। आप हर बात के बाद कहते हैं आगे चलें जी, आगे चलें जी। मुझे ये बताएं ये काम कहाँ जाकर रुकेगा? अब तो पाकिस्तान फंस गया भाई इन चीजों की वजह से कि आगे चलें, आगे ना चले, लेकिन दोनों काम साथ हो सकते हैं नहीं कि इलेक्शंस और ये 9 मई के जिम्मेदारान या 2017 के बकौल आपके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां, या आप कह रहे हैं कि नहीं जब तक ये किरदार कैफरे किरदार तक ना पहुंचे तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में? क्या कह रहे हैं आप? देखें 9-10 मई के किरदारों को जब आप बेनकाब करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो 2017 के किरदार कैफरे किरदार को पहुंच जाएंगे, नंबर 1। अब दूसरा पहलू यह है कि आप मुझे इंसाफ, मुझे अदल क्यों नहीं दे रहे? आपके पास सारे सबूत आ चुके। जब आप इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, आपके साथ सामने सारी पिक्चर आ जाएगी, तो मुझे आप फिर भी क्यों इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं? इसकी वजह मुझे कोई बता दे। अगर इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है कि मुझे हर हाल में आपने इलेक्शन से बाहर रख के इलेक्शन करवाने हैं, तो मैं पाकिस्तान के लिए आपको कौन इलेक्शन से बाहर रख रहा है? मतलब मुझे समझा तो दे कोई। आपको कौन इलेक्शन से बाहर रख रहा है? यानी आपकी मुराद ये है कि नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से क्यों बाहर रखा जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? यार मुझे ये बताएं वसीम बदामी साहब, जिस शख्स ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, जिसने सी पैक दिया, जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया और जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल आपकी नाइंसाफियों की बदौलत पाकिस्तान से बाहर गुजारे, उसका कसूर क्या है भाई? उसको आज भी क्यों इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं? अब तो बड़ा आसान अब तो है ना, अब तो सेहत भी माशाल्लाह अच्छी हो गई। सऊदी अरब तक आए हैं, पाकिस्तान आए, अब आपके सियासी मुखालिफ की हुकूमत भी नहीं है, अब इदारों से भी मुखासमत नहीं है जो अदलिया पर असर अंदाज हो, तो अब तो मेरिट पे केस चलेगा, क्लियर करवाएं, इलेक्शन लड़ें, कल सुबह की फ्लाइट से आ जाएं। क्यों नहीं आ रहे? फिर क्या मुझे ये कहने की इजाज़त है कि क्या फेयर प्ले हो रहा है साकिब निसार के बेटे के साथ? क्या फेयर प्ले हो रहा है इमरान खान के साथ? क्या ऐसा फेयर प्ले चाहते हैं नवाज शरीफ के साथ? अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर मुझे बाहर ही रहना चाहिए। तो अदालतें अपना किरदार सही अदा नहीं कर रही, इसलिए नवाज शरीफ बाहर नहीं है। तो सर फिर ये बताइए जावेद अजी साहब, कल तक आपका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान की हुकूमत है, इदारे इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, ये दोनों मिलके अदालतों पर असरअंदाज होते हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लेते हैं। आज आप खुद कह रहे हैं कि इदारे तो अदालतों पे असरअंदाज नहीं हो रहे, तो फिर भी अगर अदालतें वो फैसले नहीं कर रही तो फिर क्यों नहीं कर रही आज? अब तो इदारों का प्रेशर भी नहीं है, अब तो इमरान खान का प्रेशर भी नहीं है। वसीम मासूमाना सवाल, ये मासूमाना सवाल जो आपने किया है, आपके अंदर जवाब मौजूद है, मगर मेरी जुबान से अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं अर्ज कर देता हूँ। अच्छा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के बकौल जी कि 3 अदारों ने मिल के ये बुत तराशा था। बिल्कुल ठीक है। एक अदारा अगर पीछे हट गया तो क्या दूसरे 2 अदारे उसी तरह सहूलतकारी नहीं कर रहे? फिर भी आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड। तीसरा इदारा कौन? शौकत साहब तो ये कह रहे थे ना कि मेरे पास आए जनरल फैज और उन्होंने कहा कि सर जी आपने ये सब करना है, पता नहीं सर जी का या नहीं का। तो शौकत साहब का कहना था मैंने कि फौज असरअंदाज हो रही थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अदालतों पे, अब तो नहीं हो रही ना। तो तीसरा इदारा कौन है इसमें जो अभी असरअंदाज हो रहा है अदालतों पे?
मेरी 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 गुजारिश सुन लें। वो उन्होंने बड़ी वजाहत से कह दिया था, अब मेरे मुंह से मैं इतना नहीं मासूम जितना आप मुझे कहने समझते वजाहत हैं। से इसमें क्या है? मगर मुझे याद नहीं आ रहा। मगर मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि देखें वसीम, अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी एक बात करते हैं, आपने एक जनरल फैज़ साहब की बात की कि वो पता नहीं कहते हैं उन्होंने वो जाके जस्टिस शौकत सिद्दीकी से मिले हैं या नहीं मिले, आप कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है। नहीं मिले तो मेरा ख्याल है जरूर मिले। मैंने तो अज़राए तफन्नुन कहा कि पता नहीं सर जी कह के उन्होंने कहा है, मैं कुछ और कह रहा था। वो तो मेरा ख्याल है मिले तो हैं, वरना इतनी डिटेल से एक बात बता रहा है। नहीं, आप यकीन से समझ लें कि वो मिले हैं, वरना आज तक वो बार बार कहते आ रहे हैं, उनकी वजाहत आ जाती। ये बात ठीक, वो जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, दोनों, और दोनों को अज खुद नोटिस पे बुला क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल सही, ये बात ठीक है। तो सर और बुला ले। अब ये बता दें मियां साहब, फिर मैं एक छोटा सा वक्फा लूँ तो उसके बाद फिर आप मुझे बताइए कि क्या अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है, भाई देखिए ना 12 अगस्त में, चलो 15 अगस्त मिसाल, अगर असम्बली तहरील है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो फिर मिड नवंबर से पहले इलेक्शन होना है, यानी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है। तो क्या ये सारा जो अदालती निज़ाम जो कि आपके ख्याल में अभी तक जो है वो फेयर नहीं है, वो ठीक होगा तो ही नवाज शरीफ साहब आएंगे, या इलेक्शन से पहले हर हाल में नवाज शरीफ साहब आएंगे? ये आप, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आप मुझे बताइएगा। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर मियां जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर फिर ये बता दिए जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ा, क्या अगले इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, या ये मशरूत है बहुत सारी चीज़ों से? नहीं, नवाज शरीफ इंशाल्लाह जब इलेक्शन अनाउंस होगा पाकिस्तान में होंगे, मगर हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें पेट्रोल बम बनाने की ज़रूरत न पड़े। जो ये रवायत पड़ गई है कि आप देखें कि ज़मान पार्क में पेट्रोल बम बनाए गए, फेंके गए, किसी ने नोटिस लिया? आज खुद नोटिस हुआ, और यहाँ तक कि वो चलते चलते सिलसिला परवेज़ लाई के घर तक पहुँच गया। ओ भाई, हमें तो जहर दिया गया, हमने उस वक्त गलेल का इस्तेमाल ना किया, हमने उस वक्त पेट्रोल बम का इस्तेमाल ना किया, हम तो इन चीज़ों से मर जाएंगे, दूर रहना चाहते हैं। मगर हमें इंसाफ मिलना चाहिए भाई, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें फेवर नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उसे क्यों रोका जाता है? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भी हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि आप इन अदल का जो निज़ाम है वो सही रहना चाहिए, वो पलड़ा किसी की तरफ झुकना नहीं चाहिए। और अगर अब झुकेगा तो पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है 75 सालों के बाद कि इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके पाकिस्तान। लेकिन मियां साहब तो फिर बात फिर वही घूम कर आती है। फिर आप बताइए ना, कल तक अगर आपके ख्याल में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा था तो आप कह रहे थे कि अदलिया पर इदारे असरअंदाज हो रहे हैं। आज अगर आपके ख्याल में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसकी क्या वजह है? आज तो इदारे नहीं असरअंदाज हो रहे ना अदलिया पे। अच्छा, अगर आज आप कहते हैं या हो रहे हैं, आप बताएं, आपको लगता है हो रहे हैं तो बताएं। नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, मैं मान लेता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि जो ऑडियो आ रही हैं वो किस चीज़ की हैं, उसके बाद भी मुझे आप सवाल करेंगे कि आपको इंसाफ मिल रहा है कि नहीं। और अगर ऑडियो आ रही हैं और लोग जो हैं वो ऑडियो के अलावा भी बयान दे रहे हैं, तो भाई उस पर आप एक कमीशन बना लें, अपनी अदालत में ही बुला लें, आज खुद नोटिस दे के वही 3 जो लोग हैं वही बुला लें, बुलाएं तो सही किसी को, फिर दूध का दूध। और अगर उन 3 लोगों ने ही, सॉरी, उन 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने ही अगर ये केस सुनना है, आज खुद नोटिस का जो ऑडियो वीडियो आ रही हैं, तो आप मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें पब्लिक करें ताकि लोगों को पता चले कि पिछले 4-5 साल से क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है, सियासी लोगों को, और क्या आज तक के होने वाले जितने फैसले हैं जो 3 रुकनी बेंच ने दिए हैं वो सारे के सारे इमरान खान के हक में आए हैं, महज इत्तेफाक है। और क्या 3 रुकनी बेंच ने आज तक अपोजिशन के मतलब जो फैसले केस सुने हैं, क्या उनमें से एक भी उनके हक में नहीं आया? ये भी महज इत्तेफाक है। मियां साहब, इमरान खान के खिलाफ ऑडियो वीडियो, ठीक है, मैं आगे जी उसके बाद
वसीम भाई, उसके बाद जो मैंने बात की है, उसके बाद ऑडियो वीडियो जो हैं उनको आप देख लें, फैसला आप खुद कर लें, आप मुनसब बन जाएं। क्या मैं जो रोना रो रहा हूँ उसके बाद को गुंजाइश रह जाती है कि मेरे रोने पे भी शक किया जाए कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा? क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए? आपकी राय में मुकदमा तो आपकी नज़र में चलना चाहिए, आपने कह दिया, क्या आर्मी एक्ट में के तहत चलना चाहिए मुकदमा? देखें वसीम, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको कभी बैन नहीं होना चाहिए, जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको कभी बैन नहीं होना चाहिए, जो सियासतदान हैं उनके केसेस आर्मी एक्ट के तहत नहीं चलने चाहिए। मगर ये बात मैं कर रहा हूँ सियासी वर्कर से लेकर सियासी लीडर तक, सियासी जमात तक। मगर जो दहशतगर्द हैं उनके केसेस क्या इन अदालतों में चलेंगे जो 2 घंटे बाद ज़मानत दे देती हैं दहशतगर्दों को? फिर मुझे ये बताएं कि जो दफाई विंडो खोली गई है दुश्मन के लिए, क्या उस विंडो को मैं बंद नहीं करूँगा? क्या ये मेरा? और देखें मेरी रियासत, तो फिर आपका जवाब में क्या समझूं, हाँ में या ना है? में? आर्मी एक्ट के तहत चलना चाहिए या नहीं? मैं वही अर्ज करने लगा हूं। मेरी रियासत का आइन है जो मुझे ज्यादा मुकद्दस है, मुकद्दम है। मेरी रियासत पर जब आंच आएगी तो मैं आइन को देखने की बजाय, रवायात को देखने की बजाय, मैं अपनी रियासत पे कुर्बान होने को तरजीह दूंगा। आज जो कुछ हो रहा है, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये केसेस दहशतगर्दों के, यकीनन अगर कमज़ोरियां या मजबूरियां किसी को हैं आज के अदल के निज़ाम में, तो फिर दहशतगर्दों के केसेस पहले भी आर्मी एक्ट के तहत चलते रहे हैं। कानून है तो फिर इन आज के दहशतगर्दों के, आज के मास्टरमाइंड के भी केसेस जो हैं आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए। जिसमें आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपके ख्याल में मास्टरमाइंड इमरान खान है, तो फिर उनका भी चलना चाहिए आपके ख्याल में? क्यों नहीं चलना चाहिए? आखिरी सवाल, कल तक आप कहते थे कि हमारे लोगों को कहा जाता है पार्टी छोड़ो, नहीं छोड़ते वो। आज वहां से लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, अगर उनको भी कहा जा रहा है तो ये गलत है? मैं एक गुजारिश कर दूं कि जो कोई नई जमात बनती है, कोई नया ग्रुप बनता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर किसी को दबाव में लाकर कोई हमदर्दी चेंज करवाने की अगर बकौल आपके है, तो कोई एक शख्स बता दे कि कौन कहता है मैं साथ खड़ा होऊंगा। जिसने ये बयान दे दिया आप उसके साथ खड़े होंगे? जिसने ये कहा कि मेरे पे कोई प्रेशर हुकूमती है या किसी और का है, अगर वो कहे जो हमारे पे प्रेशर होता था, जो हमारे खिलाफ प्रेशर इस्तेमाल किया जाता था, ताकत इस्तेमाल की जाती थी, अगर वो किसी पे है, वो आपके प्रोग्राम में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी चौक चौराहे में खड़ा होकर कहे कि ये फोर्सेस जो हैं रियासत की, वो हमें मजबूर करती है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत में अगले आने वाले कुछ दिन मज़ीद ख़बरों से भरपूर होंगे, मज़ीद इर्तिआश से भरपूर होंगे, और इसी सियासी जो तहलका खेज़ी है उसके दरमियान साल की सबसे बड़ी जो इकॉनमिक एक्टिविटी है बजट, वो भी आनी है 9 जून को। तो बहुत ही इवेंटफुल डेज़ हैं आने वाले कुछ दिन, बल्कि कुछ हफ्ते। कुछ नए सियासी धड़े, कुछ नए ऐलानात, बजट, अदालत से बड़े फ़ैसले, ये सब कुछ है अगले कुछ हफ्तों में। देखते हैं क्या होता है। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।